जांग यी ने यह यानलियो आइलैंड का मिशन सुनकर तुरंत अपना सवाल उठाया। 3,700 किलोमीटर से ज्यादा, आप इतनी दूर से भी लोगों को बचाने भेज रहे हैं। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मुझे यह सब बहुत हैरानी भरा क्यों लग रहा है? ग्लोबल फ्रीज के बाद ब्लोनल पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई थी। सिर्फ हुआशु रोगियों में ही 90% से ज्यादा लोग मारे गए थे। संभावना है कि हुआशु रीजन की पॉपुलेशन अब सिर्फ लगभग 100 मिलियन ही बची हो। अब जब जुजेंग 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बसे ओवरसी हुआशु नागरिकों की चिंता कर रहे थे, तो जांगी को थोड़ा शक हुआ। जू झेंग ने धीरे से कहा, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। जांगी तुरंत ध्यान से सुनने लगा और पास ही बैठी जू युनक्वे ने भी अपने कान खड़े कर लिए, इस डर से कि कहीं कोई शब्द छूट न जाए। लेकिन जू झेंग ने उसकी ओर देखा और कहा, जू युनक्वे, पहले बाहर जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। जू युनक्वे को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद जू झेंग ने जांग यी से कहा, जिस इंसान ने हमसे कांटेक्ट किया है उसने खुलासा किया है कि उन्होंने शायद कोई एबनॉर्मल चीज खोजी है। वह चीज हमारे लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सभी मेजोर फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसे हासिल कर लें तो ये पूरे जियांगनान क्षेत्र की ताकत को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये पूरे हुआशु रीजन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जांग ये थोड़ा चौंक गया और उसने अविश्वास से जू झेंग की ओर देखा और बोला, क्या यह सच में इतना एबनॉर्मल है? आखिरकार ये चीज है क्या? जू झेंग ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, यह शायद सोर्स ऑफ गॉड है। झांग ही ने पूछा, वह क्या है? जू झेंग ने उसे सोर्स ऑफ गॉड के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शेंगजिंग क्षेत्र ने किनलिंग माउंटेन्स से सोर्स ऑफ गॉड का एक पार्ट मिला था, जिससे उनके पास पहला एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट मिला था। यह एक बेहद रहस्यमयी चीज है। कोई नहीं जानता कि यह कब और कैसे अस्तित्व में आई। जू झेंग बोला, शेंगजिंग क्षेत्र ने इसकी जानकारी को कड़ी सुरक्षा में रखा है और हमें सिर्फ कुछ पार्शियल जानकारी मिली है। कहा जाता है कि यह लोगों की जेनेटिक स्ट्रक्चर को विकसित करके उन्हें एक नए लेवल पर पहुंचा सकता है। जू झेंग ने सोफे पर झुकते हुए कहा, उनकी आंखों में पुरानी यादें तैर रही थीं। मैंने इसकी कुछ तस्वीरें देखी हैं और वे उन तस्वीरों से काफी मिलती जुलती हैं जो यानलियो आइलैंड से प्रवासियों ने भेजी हैं। इसके अलावा उनके रिसर्च भी बहुत समान है। जांगी ने गंभीरता से सोचा, यह सब एक माइथोलॉजी जैसा लग रहा था। जू जेंग ने जांगी को पूछा, क्या तुम इसे सच नहीं मानते? जांगी ने उसकी ओर देखा और ईमानदारी से कहा, यह एक फेरी टेल्स जैसी लग रही है। जू जेंग हंस पड़ा। जू जेंग बोला, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। क्या तुम जानते हो कि इतिहास के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट अपने जीवन के अंतिम वर्षों में धर्म पर विश्वास करने लगे थे? इसका मतलब यह है कि हमारे मानव ज्ञान की तुलना में ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। फिर उन्होंने अपनी हंसी को दबाकर गंभीरता से कहा, शायद सच में इस दुनिया में कोई क्रिएटर है, मानो वे वायलेशंस का उल्लंघन करने से बचना चाहते हो। जू जेंग ने जल्दी से कहा, बिल्कुल, मैं किसी भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह भी साइंस का ही हिस्सा है। जांग ये जू झेंग की बातों पर शक करने लगा। हालांकि अगर सच में ऐसा चीज मौजूद था जो अजनबियों को विकसित कर सकता था, तो उसे भी इसमें इंटरेस्ट था। जांगी ने हल्के से कहा, सोर्स और गॉड, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। जू झेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बोला, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है और हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सबसे पहले हमें यह कंफर्म करना होगा कि जो चीज उन प्रवासियों के पास है वह असली है या नहीं। अगर यह सच में सोर्स और गॉड है तो जांगी, तुम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन जाओगे। जू झेंग के वादे को जांगी छलावा मान सकता था, लेकिन वह यह भी समझता था कि यह अवसर उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जांगी ने पूछा, इसके अलावा अगर यह सिर्फ प्रवासी नागरिकों को बचाने का मिशन था, तो यह कोई बहुत खतरनाक काम नहीं था। पर क्या इस लेवल के काम के लिए मुझे जाना जरूरी है? आखिरकार वह अब एक कप्तान लेवल का इंसान था, या कहें कि सुपर कप्तान। बैली चांकिंग के अनुसार उसकी पावर इंडेक्स 9,600 थी,
जिससे वह पूरे जियांगनान क्षेत्र का सबसे पावरफुल इंसान था। हालांकि असली मुकाबले में कई अनसर्टेन फैक्टर्स हो सकते थे। जू जेंग ने गंभीरता से कहा, आखिरकार यह एक ओशियन का मुसफरी है। समुद्र की गहराइयों में क्या खतरे होंगे, कोई नहीं कह सकता। अगर हम वॉरशिप्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, तो अन्य देशों और क्षेत्रों का ध्यान इस पर जाएगा। जब सोर्स और गॉड की खबर फैलेगी, तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। जैसा कि तुम जानते हो, हमारी नौसेना की मुख्य शक्ति हुआशू राज्य के तटीय इलाकों तक ही सीमित है, जांगी ने कहा। और अगर हमें नेवी की मदद लेनी ही है, तो हमें ईस्ट चाइना सी रीजन से परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर हमें इसके लाभों में भी उन्हें हिस्सेदारी देनी होगी। जू झेंग मुस्कुराया, तुम्हारी समझ काफी तेज है। झांगी ने सोचना शुरू किया कि इस मिशन में क्या जोखिम और क्या इनाम हो सकते हैं। अगर यह सिर्फ प्रवासी नागरिकों को निकालने की बात थी, तो इसका मतलब था कि वे सीधे किसी हॉस्टाइल फोर्सेस का सामना नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जोखिम सिर्फ महासागर में मौजूद रहस्यमयी म्यूटेंट जीव हो सकते थे। हालांकि यह खतरनाक था, लेकिन यह इम्पॉसिबल भी नहीं था। चाओयू हार्बर में कई एक्सपीरियंस नाविक थे। उनके साथ ज्यादातर जोखिमों से बचा जा सकता था। इनाम था सोर्स और गॉड हासिल करने का मौका, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ सकती थी। लास्ट में जोंग यी ने इस मिशन को एक्सेप्ट करने का निर्णय लिया। उसने जू जेंग को कुछ शर्तें बताई। 1. रीजन ज्यादा पावरफुल फाइटर्स नहीं भेजेगा ताकि ध्यान आकर्षित न हो। 2 वर्शिप्स नहीं भेजे जाएंगे। 3 फ्यूल्स, वेपन्स और इक्विपमेंट्स की सप्लाईज रीजन द्वारा तैयार की जाएगी। जू जेंग सहमत हो गया और मिशन शुरू होने की तैयारी होने लगी। जू जेंग ने झांगी की मांग को मान लिया और बोला, हम तुम्हें इस मिशन के लिए सभी जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ एक बेहतरीन सहायक भेजूंगा, जो इस मिशन में तुम्हारी मदद करेगा। जू झेंग के चेहरे पर एक चालाक लोमड़ी जैसी रहस्यमयी मुस्कान थी। झांगी को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह मना नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्लिजार्ड सिटी का मिशन बिना उनके किसी इंसान के निगरानी में नहीं किया जा सकता था। जू झेंग को हालातों को अपने नियंत्रण में रखना था। तभी अचानक झांग यी को कुछ एहसास हुआ, और उसने पूछा, कहीं वो बेहतरीन सहायक अभी वाली मिस लेडी तो नहीं? जू जेंग ने गला खंखारते हुए कहा, खैर, आमतौर पर मिस कहने की बजाय लेडी कहना ज्यादा सूटेबल होता है। मिस तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला लगता है। झांगी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, क्या सच में वही है? अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था। झांगी को उसका स्वभाव पसंद नहीं था। उसे इतने लंबे समुद्री सफर में उस लड़की को साथ ले जाना बिल्कुल नहीं भाता। जू झेंग ने हंसते हुए कहा, वो मेरी भतीजी है, तुम उससे पहले मिल चुके हो, तुम्हें वह कैसी लगी? झांगी ने कहा, जब आपने बताई दिया कि वो आपकी भतीजी है, तो मैं और क्या कह सकता हूं। झांगी बोला, मिस जू यूनक्वे पहली नजर में पढ़ी लिखी, समझदार और काबिल लड़की लगती है। जू जेंग ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लगता है तुम दोनों की काफी अच्छी बातचीत हो गई। ये जानकर मुझे राहत मिली। जू यूनक्वे वाकई जू जेंग की सगी भतीजी थी, इसलिए झांगी के लिए इस इंसान के लिए मना करना मुश्किल था। झांगी ने जू झेंग से जरूरी सामान लेने की परमिशन मांगी और फिर उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर झांगी ने जू यूनक्वे को दीवार से ट्रेकर लगाए खड़े देखा। जू यूनक्वे गहरी सोच में थी और उसके माथे पर शिकन थी। उसने झांगी को बाहर आते देखा और हल्की आईब्रोज चढ़ा ली। झांगी ने होंठ टेढ़े कर उसे एक हल्की सी सैल्यूट दी और कमांड सेंटर से बाहर निकल गया। जू यूनक्वे ने झांगी की पीठ को गुस्से और जिद भरी नजरों से देखा और फिर ऑफिस में लौट आई। जू यूनक्वे बोली, अंकल, आप चाहते हैं कि मैं इस आदमी के करीब जाऊं? मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। वह जेंटलमैन जैसा नहीं लगता। उसके मुकाबले मुझे तो डेंग शेंटोंग ज्यादा पसंद है। वह सोफे पर पैर चढ़ाकर और हाथ बांधकर बैठ गई। उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। चू झेंग ने शांत आवाज में कहा, इस समय झांग, ये मेरे लिए डेंग शेनेटोंग से ज्यादा वैल्यूएबल है।
मैंने खास तौर पर तुम्हें उसके साथ समुद्र में भेजने का इंतजाम किया है ताकि तुम दोनों को अकेले में कुछ महीने साथ बिताने का मौका मिले। तुम्हें इसी दौरान उसे प्यार करना है, फिर मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। चू झेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस समय झांग ही उसका दामाद बन जाएगा और रिश्ते में बंध कर उसका आदमी बन जाएगा। जू यूनक्वे को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने बोला, तो आप चाहते हैं कि मैं उसे बहकाऊं? जू यूनक्वे, जू परिवार की प्रिंसेस थी। वह अपने रईस अंकल की वजह से बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी जीती आ रही थी। हमेशा लड़के उसे पसंद करते थे और उसके पीछे भागते थे। वह ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी को प्रसन्न करने के लिए खुद आगे बढ़े। चू झेंग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, एक औरत अगर किसी मर्द को चाह ले तो उसके बीच बस एक पतली सी दीवार होती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगी। इतना वक्त साथ बिताने में तो कोई और होता तो बच्चा भी पैदा कर लेता। जू यूनक्वे हल्की सी मायूस हो गई। उसे यह बात पसंद नहीं आई। वह शादी का मोहरा बनना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने परिवार में पैदा होने के कारण उसे यह सब झेलना पड़ रहा था। जू जेंग ने सख्त आवाज में कहा, जब तुम बाहर जाओगी तभी तुम्हें डिजास्टर के बाद की दुनिया की हकीकत समझ में आएगी। तुम अभी भी बहुत मासूम हो, तुम्हें लोगों की असलियत का पता नहीं है। तुमने कभी अपोक्लिप्स जैसी मुश्किलों का सामना नहीं किया है। जू जेंग बोला, तुम्हें इस मिशन पर जाना ही होगा। अगर तुम इसमें फेल हो गई तो तुम्हें ब्लिजार्ड सिटी में एक मामूली क्लार्क बनकर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने और फोन कॉल्स उठाने का काम करना पड़ेगा। जो परिवार फालतू लोगों को नहीं पालता। जो यूनक्वे का दिल दुखी हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंकल, जिसने उसे बचपन से प्यार दिया था, उसे अपनी सत्ता बचाने के लिए एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करेगा। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन जू यूनक्वे यह भूल गई थी कि अगर वह जू झेंग की भतीजी नहीं होती तो अपोक्लिप्स के बाद उसका जिंदा रहना भी मुश्किल होता। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। समझ गई कि अब बस शादी ही करनी है, कर लूंगी। जू यूनक्वे ने जैसे बहुत बड़ा त्याग कर लिया हो वैसे खड़ी हो गई और बोला, चिंता मत कीजिए, मैं इस काम को पूरी तरह से निभाऊंगी। दूसरी ओर झांगी ने मिलिट्री सप्लाई ऑफिस से जरूरी सामान कलेक्ट किया। इसमें जहाज के लिए वेपन्स, एक्सपेरिमेंट्स और फ्यूल शामिल था। जू यूनक्वे जांग यी के पास आई और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जांग यी ने उसे ठंडे स्वर में कहा, काम के दौरान मुझे मेरे कोड नेम से बुलाना। जू यूनक्वे को उसकी बेरुखी बुरी लगी। उसने बोला, क्या इतना सख्त होना जरूरी है? झांग यी ने कहा, इस सफर में हमारी पहचान छुपी रहनी चाहिए। तुम मुझे मिस्टर जांग कहोगी और मैं तुम्हें मिस जू। जू यूनक्वे ने अपने बाल पीछे किए और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। झांग यी ने आखिर में कहा, हम तियानहाई सिटी के पोर्ट से रवाना होंगे। मैं ब्लिजार्ड सिटी के लोगों को नहीं ले जाऊंगा, उसके जगह तियानहाई के लोकल क्रू का इस्तेमाल करूंगा। जू यूनक्वे ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जू यूनक्वे जू जेंग की आंखें और कान है, क्योंकि वह नजर रखने झांगी के साथ आई थी। झांगी ऐसा ही सोचता है, इसलिए उसने जू यूनक्वे को अपने साथ ले जाने से मना नहीं किया, लेकिन वह उसे खुश करने के लिए भी कोई खास प्रयास नहीं करने वाला था। वैसे भी दोनों का मिशन सिर्फ प्रवासी चीनी नागरिकों को निकालना था, इसलिए ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं थी। झांगी जू यूनक्वे के साथ ब्लिजार्ड सिटी से निकला और एक स्पेशल ट्रेन से टियान हाई सिटी लौट आया। जू यूनक्वे एक बड़ा सूटकेस लिए हुए थी जिसमें उसकी रोज की जरूरत की चीजें भरी थी। झांगीज ने उसके सामान को अपने स्पेस में रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जैसे ही वह ट्रेन में बैठा, उसने आंखें बंद कर ली और चुपचाप आराम करने लगा। एक सिग्मा मैन कभी किसी महिला के जाल में नहीं फंसता। तियानहाई सिटी पहुंचने के बाद झांगी ने अपने स्पेस से स्नो मोबाइल निकाला और जू यूनक्वे से कहा, चलो पहले मेरे घर पर चलते हैं। जू यूनक्वे चौंक गई। तुम्हारे घर पर? उसने झांगी को ऊपर से नीचे तक देखा और शक करके पूछा, एक लड़की को अपने घर ले जाकर क्या करने वाले हो? झांगी कुछ बोल नहीं पाया और बात टाल के बोला, आ रही हो या नहीं? जू यूनक्वे बोली, मैं आ रही हूं।
जू यूनक्वे को थोड़ी घबराहट हुई और वह मन ही मन सोचने लगी कि कहीं झांग यी को उसके चाचा जू झेंग की प्लानिंग के बारे में तो पता नहीं चल गया। हालांकि उसका उद्देश्य भी यही था, लेकिन उसे लगा कि चीजें इतनी तेजी से नहीं होनी चाहिए। कम से कम पहले झांग यी को उससे आकर्षित होना चाहिए, फिर उसे पसंद करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उनके बीच कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी तो झांग यी पूरी तरह से लीड कर रहा था। थोड़ी घबराहट के साथ वह झांग यी की गाड़ी में बैठ गई। झांग यी ने उसे पैसेंजर सीट पर देखा और बिना कोई नरमी दिखाए उसे पीछे जाने को कहा। नीचे उतरो और पीछे बैठो। जू युनकुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, क्या तुम्हें ऐसी जरूरत है? झांग यी ने बिना किसी भाव के कहा, मेरी पैसेंजर सीट सिर्फ मेरी औरत के लिए रिजर्व है। झांग यी को महसूस हुआ कि जू युनकुए में घमंड भरा हुआ है, इसलिए मिशन पर जाने से पहले उसे उसकी जगह दिखानी जरूरी थी, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली थी। जू युनकुए तुरंत समझ गई कि असली मुद्दा क्या है। जू युनकुए बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल, झांगी ने शांत भाव से कहा। तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा हैंडसम और काबिल आदमी सिंगल हो सकता है? जू यून क्वे हैरान रह गई। उसके चाचा ने उसे एक ऐसे आदमी को पटाने को कहा था जिसकी पहले से गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अपने चाचा के व्यावहारिक स्वभाव को सोचते हुए उसने इस सच्चाई को कबूल कर लिया। उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है भी तो मैं उसे छीन सकती हूं। वह खुद को सुंदर, आकर्षक, पढ़ी लिखी और हायर लेवल की वुमेन मानती थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह झांग यी को अपनी तरफ कर सकती है। लेकिन फिलहाल वह चुपचाप पीछे बैठ गई। रास्ते में बर्फीले परिदृश्य को देखते हुए उसने अपने पिछले कार्यों पर विचार करना शुरू किया। झांग यी उसके लिए सिर्फ एक मिशन था जो उसके चाचा ने सौंपा था। जू युनक्वे की नजर में झांगी में कुछ बड़ी खामियां थीं, लेकिन बाकी सभी चीजों में वह एक भरोसेमंद आदमी लग रहा था। अगर वह उससे शादी कर लेती तो उसे भविष्य में एक शानदार जीवन मिलता और वह इन्वेस्टिगेशन कैप्टन की पत्नी बन सकती थी, जिसे हर कोई जिलियसी से देखता। वह खुद को एक परफेक्ट इगोइस्ट मानती थी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह अपनी फीलिंग्स की बलि देने के लिए तैयार थी। कोई बात नहीं, उसने सोचा, शादी के बाद मैं झांगी को अपने हिसाब से बदल सकती हूँ। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद वह अपने भविष्य की कल्पना करने लगी। झांगी ने तुरंत अपने शेल्टर के सामने गाड़ी रोकी। जू यूनक्वे ने विशाल और भव्य विला को देखा और शांति से सिर हिलाया और बोला, घर काफी बड़ा है, इतनी बर्फ में इसे संभाल कर रखना आसान नहीं रहा होगा। जू यूनक्वे ने तारीफ की, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि यह ब्लिजार्ड सिटी जितना अच्छा नहीं है। यहां बहुत शांति है। झांगी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें यहां रुकने के लिए नहीं बुलाया। जो यूनक्वे का चेहरा गहरा पड़ गया। मैं बस तुम्हारे घर पर कमेंट कर रही थी, तुम्हें अजीब बनने की जरूरत नहीं है। झांगी ने उसे इग्नोर किया और शेल्टर का दरवाजा खोलने चला गया। आइरिस स्कैन के बाद बड़े मेटल का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। झांगी और जू युनक्वे अंदर चले गए। अंदर के शानदार और गर्म सजावट को देखकर जू युनक्वे की आंखों में आखिरकार एक अलग चमक दिखी। उसे लगा था कि ब्लिजार्ड सिटी के बाहर की दुनिया बंजर और बिखरी हुई होगी, लेकिन यहां का नजारा उसे चौंका गया। चारों तरफ गर्माहट और भव्यता थी। फर्श पर बिछा कारपेट भी सॉफ्ट रुई से हाथ से बुना हुआ था, जिसकी कीमत हजारों कोलंबियन सिक्कों के बराबर थी। यह 2 लाख युआन से भी ज्यादा था। और यह सिर्फ कारपेट था। सोफे, छत, अलमारियां, कुर्सियां, सब कुछ सबसे महंगे ब्रांडों का था। यहां तक कि ब्लिजार्ड सिटी में जू झेंग को भी इतनी लग्जरी नहीं मिल पाई थी। जू यूनक्वे ने पूछा, तुम्हें ये सब चीजें कहां से मिली? जू यूनक्वे ने अपने आश्चर्य को दबाते हुए शांति से पूछा, स्नोफॉल के कारण शहर बंद हो चुका है। यहां तक कि ब्लिजार्ड सिटी में भी सिर्फ जरूरी सामान ही मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी सारी लग्जरी चीजें कैसे हैं? झांग यी ने हल्के से कहा, यह दुनिया खत्म हो चुकी है। ये चीजें अब मॉल में फेंकी पड़ी हैं, बस उठाकर ले आओ। जो यूनक्वे जानती थी कि यह करना इतना आसान नहीं था। अचानक एक कोमल आवाज आई, ओह, घर में मेहमान आए हैं।
जू यूनक्वे ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें ठहर गईं। एक लंबी, बेहद खूबसूरत महिला सामने खड़ी थी, जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी। उसकी स्किन गोरी और बेदाग थी और उसकी फिगर बिल्कुल परफेक्ट थी। जू यूनक्वे को पहली बार अपने शरीर में असहजता महसूस हुई। वो हमेशा से खुद को खूबसूरत मानती थी, लेकिन इस महिला के सामने उसे हीन भावना महसूस हो रही थी। उसने उस महिला ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जू यूनक्वे को देखकर जो कैर ने राहत की सांस ली।